अच्छा जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफी ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, आपके सामने अपनी स्क्रीन पे विजिबल है यूरोप ग्लोबल मैप आप लोगों के सामने विजिबल है। वर्ल्ड मैप आप लोगों के सामने स्क्रीन पे विजिबल है। इसमें हम यूरोप की ज्योग्राफी का को डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम उसका तज़किरा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप के हवाले से दो तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक हम इसकी पहले एक्सटर्नल चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर एक्सटर्नल ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसकी इंटरनल ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। जब हम इसकी एक्सटर्नल ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं तो एक्सटर्नली हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नली जब हम डिस्कस करते हैं यूरोप को, तो एक हमारे पास इसकी ज्योग्राफी आती है और दूसरा हमारे पास इसके कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, उनका हम तज़किरा करेंगे। उसके बाद हम इसकी ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। हम इसके अगर मिसलिनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूरोप जो है ये दुनिया के अंदर जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने या जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पूरी दुनिया को 7 प्लेट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर एक प्लेट हमें यहाँ पे मिलती है यूरोप के अंदर। अच्छा जी, ये जो प्लेट है इसका नाम क्या है और कहाँ तक ये फैली हुई है इसका भी हम तज़किरा करते हैं। ये सिर्फ यूरोप के इतने पार्ट पे आके ये प्लेट खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये एशिया के सारे नॉर्दर्न पोर्शन तक फैली हुई है। इसे यूरो एशियन प्लेट कहते हैं। यूरो एशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिला के ये नाम बना हुआ है। यूरो एशियन प्लेट इसको कहते हैं, जो पूरे का पूरा यूरोप कवर करती है और उसके अलावा नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ एशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसको हम यूरेशियन प्लेट्स कहते हैं। सेकंड प्लेट जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। हमें ये सेकंड प्लेट है। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अच्छा, एशिया का जो नीचे वाला पार्ट है जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो जो हमें इस यूरेशियन प्लेट के हिस्से के अंदर नहीं आ रहा, वो कहाँ पे जाता है, तो वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो ये सारी की सारी कंट्रीज हमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हुई नजर आती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की कि एक्सटर्नली हम बात करेंगे, इसमें जो मिसलेनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे उसका तज़किरा करेंगे। उसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूरोप जो है वो अगर हम इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें, और कैटेगराइज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं रैंकिंग के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा, वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन और दूसरी हमारे पास आ जाती है जी टेरिटरी। ठीक है जी, ये दो हमारे पास बेसिस बनती हैं जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो इसे कैटेगराइज करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे बात करें तो पॉपुलेशन के हवाले से हमें नजर आता है कि जी यूरोप जो है वो दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के तौर पे हमें नजर आता है। और अगर हम टेरिटरी की बुनियाद पे बात करें तो टेरिटरी की बुनियाद पे हमें सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के तौर पे हमें नजर आता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये हम यूरोप का तज़किरा कर रहे हैं, तो यूरोप जो है इसके सराउंडिंग में कुछ वाटर बॉडीज हमें नजर आती हैं जो जिनको ओशंस कहा जाता है। यूरोप को दो ओशंस जो हैं वो लगते हैं। एक इसके वेस्टर्न पार्ट पे ओशन लगता है जिसे अटलांटिक ओशन कहते हैं। अटलांटिक ओशन जो है इसको ब्रॉडली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो इसका नॉर्थ पार्ट है, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप के दरमियान में है, इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं। ये सारे का सारा पार्ट जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। जबकि ये साउथ वाला जो पार्ट है ये हमें नजर आ रहा है बिटवीन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका, ये इसको हम साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो एक बात आप लोगों को वाजिया हो गई कि
यूरोप के वेस्टर्न पार्ट पे जो हमें ओशन नजर आता है उसे हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं, जबकि इसके नॉर्थ में हमें जो ओशन मिलता है इसे हम आर्टिक ओशन कहते हैं। ये हमें नजर आ रहा है इसके नॉर्थ के अंदर। अच्छा, ये नॉर्थ में आर्टिक ओशन के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में हम जाएं तो यहाँ पे हमें नॉर्थ पोल भी मिलता है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली इनको इस चीज का आइडिया है नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं और साउथ पोल किसको बोलते हैं। ये आर्टिक ओशन की ही एक यहाँ पे सर्कल है जिसको हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं। इसी जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो हमारे पास है आर्टिक ओशन, इसी रेफरेंस से हम इसको आर्टिक सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है जिसको हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं। मैं आप लोगों को मैप के ऊपर शो करवा देता हूं, आप लोग देख सकें अगर आर्टिक सर्कल को अपनी स्क्रीन पे। ये हमें जी नजर आ रहा है आर्टिक सर्कल। यहाँ पे ये इस मैप के अंदर थोड़ा है ऊपर करके चले गए, ये यहाँ पे कुछ नीचे है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये यहाँ थोड़ा सा इससे ऊपर करके जी यहाँ पे करके गुजरता है। ये मेनली कौन सी कंट्रीज के अंदर गुजरता है यूरोप के अंदर, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद फिनलैंड में से गुजरता है और इसके बाद रशिया, इन कंट्रीज में से गुजरता है। ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। इसके बाद दो तरीके से जो हम जब भी मैप को रीड करते हैं तो मैप के ऊपर दो तरह से लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई हैं। एक जो है वो हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमें जो हॉरिजेंटल लाइंस नजर आती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो हमें वर्टिकल लाइंस नजर आती हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इमेजिनरी लाइंस हमें नजर आती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट और टाइम की मेजरमेंट और डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए ये लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो एक हमने यहाँ पे जो मेजर हमें लैटिट्यूड नजर आता था उसका हमने तस्करा किया, वो हमने बात कर ली है जी, आर्टिक सर्कल है। सेकंड, अगर हम इस यहाँ पे यूरोप के अंदर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड के हवाले से मैं बताता चलूं कि यहाँ पे 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड यूरोप में से गुजरता है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है जी, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। ठीक है जी, जिस तरह से 0 डिग्री लैटिट्यूड जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इसी तरह से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन जो है ये यूरोप के अंदर मेनली हमें जिन कंट्रीज में से गुजरता हुआ नजर आता है उसके अंदर हमें यूके नजर आता है, उसके अंदर हमें यहाँ पे फ्रांस नजर आता है, उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेन नजर आता है। इन कंट्रीज में से हमें गुजरता हुआ प्राइम मेरिडियन नजर आता है। यूके के अंदर ये एक जगह में से गुजरता है जिसका नाम ग्रीनविच है, जिसको बुनियाद बनाते हुए हम अपनी टाइम को मैयर करते हैं। ये कुछ स्ट्रेंसिबल चीजें थी, एक्सटर्नल चीजें थी जो हमें किसी कॉन्टिनेंट के हवाले से पता होना चाहिए, तो हमने उसका तज़किरा किया। ये मिसलिनियस फैक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। अभी जो है वो हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसकी जो एक्सटर्नली ज्योग्राफी के हवाले से हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल ज्योग्राफी हमें यूरोप के अंदर क्या और कैसे नजर आती है। हमने पहले बात की मिसलिनियस फैक्ट एंड फिगर की, अभी हम बात करेंगे इसकी पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की। जब हम इसकी ज्योग्राफी की साइड पे आते हैं, हम अपने जो सेशन है उसको ब्रॉडली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। उन दो हिस्सों में से पार्ट वन को हमने डिस्कस किया और पार्ट वन को फर्दर हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रखा था। एक हमने मिसलिनियस चीजों का तस्करा करना था और दूसरा हमने इसकी ज्योग्राफी का तस्करा करना था। हम मिसलिनियस चीजों का तस्करा कर चुके हैं, अभी हमने तस्करा करना है जी ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने सबसे पहले यूरोप की जो एक्सटर्नल ज्योग्राफी है उसका तस्करा करना है, फिर उसके बाद हम इंटरनल ज्योग्राफी की साइड पे जाएंगे।
जब हम इसकी एक्सटर्नल ज्योग्राफी का तज़किरा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले जो चीज़ हमने देखना होती है, हम किसी भी कंट्री को देखते हैं, तो हम उसकी लोकेलिटी के बाद ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ख़ास खित्ता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी बाउंड्रीज़ कैसे बनती हैं, किन कंट्रीज़ के साथ बनती हैं, कैसे-कैसे बनती हैं। ठीक है जी। तो हमने उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ये हम सबसे पहले यूरोप की जो हमें बाउंड्री है, उसका हम तज़किरा करेंगे। हमने इसकी वेस्टर्न साइड का तज़किरा कर लिया, वो भी इसकी बाउंड्री में आ जाती है। हम इसकी नॉर्दर्न साइड का तज़किरा कर चुके हैं। अभी हमारे पास इसकी ईस्टर्न साइड रहती है और इसकी सदर्न साइड रहती है। इन 2 चीज़ों का हमने तज़किरा करना है। ईस्टर्न साइड पे हम देखें तो एशिया हमें नज़र आ रहा है। एशिया के साथ जो है वो हमें बाउंड्री बनाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है यूरोप। और बाउंड्री कहाँ बना रही है, ये 2 डिफरेंट कलर्स के अंदर मैप जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ताकि डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन यूरोप एंड एशिया। हम तज़किरा कर रहे थे यूरोप की ज्योग्राफी के हवाले से। ये 2 डिफरेंट कलर्स के अंदर मैप जो है वो होने का मकसद यही है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स। येलो कलर के अंदर हमें एशिया नज़र आ रहा है और ब्लू कलर के अंदर हमें यूरोप नज़र आ रहा है। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में यहाँ पे एक बॉर्डर बन रहा है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे बाउंड्री है वो किस चीज की बनी है, कैसे बाउंड्री यहाँ पे बनी है कि हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि ये यूरोप है, इससे आगे जो है वो एशिया है। ये हमने कैसे डिसाइड कर लिया? क्या ये पॉलिटिकल डिवाइड है या फिर नेचुरल डिवाइड है? ये दो चीजें होती हैं। दो तरीकों से हम बाउंड्रीज बनाते हैं, एक पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर और सेकंड आप नेशनल बेसिस पे या ज्योग्राफिकल बेसिस पे आप जो है वो अपनी बाउंड्री डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होता चलेगा कि यूरोप में कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें एक और जो यूरोप के अंदर काफी हिस्सा नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम एशिया के अंदर देखें, एशिया का नॉर्थ जो है, ये नॉर्थ के ऊपर सारे के सारे नॉर्थ पे एक ही अकेली कंट्री है जिसका नाम है रशिया। अब रशिया जो है वो सिर्फ एशिया के अंदर नहीं है बल्कि यूरोप के अंदर भी है। इस कंट्री को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री एक ऐसी कंट्री को कहा जाता है जो 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान सिचुएटेड होती है। ठीक हो गया जी। तो चूंकि रशिया जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसका मतलब ये है कि ये एशिया के अंदर भी पाई जाती है और इसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप के अंदर भी हमें नजर आता है। तो अब ये एक कंट्री है लेकिन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाई जाती है। ये हमने देखना है कि क्या चीज है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को डिफरेंशिएट कर रही है। वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेचुरल बैरियर है। वो बैरियर कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो नेचुरल नेचुरल बैरियर है बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स। और इस नेचुरल बैरियर को हम यूराल माउंटेन रेंज कहते हैं। यूराल माउंटेन रेंज ये एक पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है जी यूराल। ये यूराल माउंटेन रेंज जो है बॉर्डर बनाती है बिटवीन यूरोप एंड बिटवीन एशिया। अच्छा, एशिया में भी फिर फर्दर ये एशिया और यूरोप में यहाँ पे रशिया और ईस्टर्न रशिया और वेस्टर्न रशिया के दरमियान में भी बॉर्डर बनाती है यूराल माउंटेन रेंज। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कुछ लाइट ब्लू कलर का पोर्शन नजर आता है। लाइट ब्लू कलर का पोर्शन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी है। ठीक है जी, यहाँ पे पानी है। ये पानी जो है इसके साथ बॉर्डर बनाता है। ये पानी कौन सा है जी? ये कैस्पियन सी है। यहाँ पे ये कैस्पियन सी जो है ये बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप के दरमियान में इस पॉइंट पे आके। ठीक हो गया जी, ये भी एक नेचुरल बैरियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगेन हमें एक नजर आ रहा है ये वाला पार्ट।
यहाँ पे भी हमने देखना है कि यूरोप और एशिया के दरमियान में जो बाउंड्री बनी है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। इसका मतलब आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि क्या वो पॉलिटिकल बाउंड्री है या नेचुरल बाउंड्री है। तो यहाँ पे भी हमें नेचुरल बाउंड्री नज़र आती है। यहाँ पे हमें एक अगेन माउंटेन रेंज नज़र आती है, जिसे हम काउकासस माउंटेन रेंज बोलते हैं। ये काउकासस माउंटेन रेंज जो है, ये हमें नज़र आती है एशिया और यूरोप के दरमियान बाउंड्री बनाते हुए। यहाँ पे एशिया की एक कंट्री है जी, जिसका नाम है जी जॉर्जिया। ये जॉर्जिया जो है, इसके अंदर से ये गुजरती है, जिसको हम काउकासस माउंटेन रेंज कहते हैं। इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ें तो हमें आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फर्दर नजर आता है कि अगेन लाइट ब्लू कलर में हमें यहाँ पे कुछ पोर्शन एम्पटी सा नजर आता है। तो हम ये देखते हैं कि ये भी वाटर बॉडी है, पानी का कुछ खित्ता है, पानी का पोर्शन है, जो बॉर्डर बनाती है बिटवीन यूरोप और एशिया अगेन। ठीक है जी, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाली जो है, यहाँ पे क्या चीज है जो पानी का हिस्सा है, लेकिन क्या चीज है जो एशिया और यूरोप के दरमियान बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पे ब्लैक सी है जी, ये ब्लैक सी एशिया और यूरोप के दरमियान में हमें बाउंड्री बनाता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ें तो हम अगेन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें और कौन सी बाउंड्री यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे हमें सारा का सारा वाटर पोर्शन ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, और काफी बड़ा पोर्शन है। हम देखते हैं कि इसमें कुछ पार्ट जो है हमें यहाँ पे एशिया का नजर आता है, लेकिन एशिया की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। यहाँ पे दरमियान में वाटर पोर्शन नजर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब कुर्बत है एशिया की यूरोप के साथ बनती है थ्रू वाटर। ठीक है जी, और यहाँ पे एक और कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है जो साउथ में हमें नजर आता है, जिसका नाम है अफ्रीका। ये आप लोग देख सकते हैं जी, अफ्रीका भी हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अफ्रीका और यूरोप यहाँ पे हमें मिलता है। हमने ये देखना है कि ये जो वाटर बॉडी है ये क्या है। ये भी एक सी है, इस सी का नाम है जी मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ये इस तरह से करके यूरोप और एशिया के दरमियान में बाउंड्री बनाई जाती है। ये हमने तस्करा कर लिया यूरोप और एशिया की बाउंड्री लाइन का। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम मूव करते हैं यूरोप के मैप के ऊपर। हाँ जी, ये हमें जो है वो यूरोप का मैप नजर आ रहा है। हमें यूरोप का ये मैप नजर आ रहा है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी हम एक्सटर्नल ज्योग्राफी को ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो है मैंने बताया कि एक्सटर्नल हम ज्योग्राफी का तस्करा जो दो तरह से था, उसको एक पार्ट हम इसका फिनिश कर चुके हैं। अभी भी हम एक्सटर्नल ज्योग्राफी का इसका तस्करा कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन ये कोरिलेटेड है इंटरनल ज्योग्राफी से। लेकिन इंटरनल ज्योग्राफी जो है वो किसको कहते हैं वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो इंटरनल ज्योग्राफी की पढ़ते जाएंगे साथ साथ में। हमने बात की, चूंकि एक्सटर्नल हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नली ही इसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्सटर्नली कैसे आगे बढ़ेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल जहां पे इसको स्किप या जहां पे हमने डिसकंटिन्यू किया, वो था जी वाटर पोर्शन। तो वाटर पोर्शन से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के अंदर हमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज और कहाँ
कहाँ पे नजर आती हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके नॉर्थ से। तो नॉर्थ में हमें जो है वो यहाँ पे एक वाटर बॉडी नजर आती है। इस वाटर बॉडी को हम कहते हैं जी बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बाल्टिक ये यहाँ पे हमें सी नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जिनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं। तो हमें ईस्टर्न साइड पे ये तीन स्टेट्स जो हैं वो नजर आती हैं। ये तीनों स्टेट्स चूंकि बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री बनाती हैं, इस वजह से इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। इसके अंदर हमें नजर आती है एस्तोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। ये तीन कंट्रीज हैं जो हमें जिनको हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नॉर्थ सी नजर आ रहा है और एक और सी हमें नजर आ रहा है जिसको हम नॉर्विंगन सी कहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो इन दोनों वाटर बॉडीज को सेम ही समझते हैं। दर हकीकत ये दो डिफरेंट सी हैं, दो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं। नॉर्थ सी हमें नजर आता है बिटवीन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और बिटवीन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और हमें ब्रिटिश आइल्स के दरमियान में नजर आता है। जबकि जो हमें नॉर्विंगन सी जो है वो नॉर्वे की नॉर्थ वेस्ट साइड पे हमें जो वाटर पोर्शन नजर आता है उसको हम नॉर्विंगन सी कहते हैं। हम नीचे आते हैं तो हमें जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे फ्रांस और स्पेन जो है ये हमें स्पेन नजर आ रहा है और ये फ्रांस नजर आ रहा है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान में हमें एक वाटर पोर्शन नजर आता है जिसे हम बे ऑफ बिस्के बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये हम मेडिटेरेनियन सी का तस्करा कर चुके हैं, ब्लैक सी का तस्करा कर चुके हैं। ब्लैक सी के साथ एक और वाटर बॉडी हमें यहाँ पे नजर आती है जिसको हम सी ऑफ अज़ोव कहते हैं। ये मेनली वाटर बॉडीज हैं जिनका आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टेट्स की, कुछ ऐसी ऐसी कनेक्टिव वाटर कनेक्शंस का जो जोड़ती हैं पानी के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ। ठीक है जी। जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो पानी के एक पोर्शन को दूसरे के साथ जोड़ती है या लैंड मास के एक हिस्से को दूसरे से अलग करती है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं या उसको हम चैनल बोलते हैं। उन सारी स्ट्रेट्स और चैनल्स का और कैनाल्स का हम तस्करा करते हैं। हम यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हम सबसे पहले जो है मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग्स में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी स्टेट्स नजर आती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप यूरोप की वेस्टर्न साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन नजर आता है। ठीक हो गया जी। ये अटलांटिक ओशन जो है ये हमें कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ थ्रू अ स्ट्रेट और उस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। यहाँ पे सिचुएटेड है ये जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है इसके बारे में पेपर को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है इन मेडिटेरेनियन सी। ठीक हो गया जी। ये किन किन कंट्रीज को सेपरेट करती है? ये स्पेन को मोरक्को के से सेपरेट करती है। स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम बताएं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाने में ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्पेन के अंदर यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक जो है वो जगह है जिसका नाम जिब्राल्टर है रखा हुआ है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के हवाले से बता देता हूं कि ये ज्योग्राफिकली स्पेन के अंदर सिचुएटेड है लेकिन पॉलिटिकली ये बर्तानिया की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसकी ईस्टर्न साइड पे जाएं मेडिटेरेनियन सी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी ये मेडिटेरेनियन सी हमें नजर आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे हमें ये ब्लैक सी नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के साथ
जो कनेक्शन डेवलप होता है, जो स्ट्रेट दोनों को मिलाती है, उस स्ट्रेट को क्या कहते हैं? तो इस यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दरमियान में, और वो पेपर के अंदर मिस्टेक करके आते हैं और आके जब वो काउंटिंग करते हैं और उसको अपना पॉजिटिव पॉइंट समझते हैं, हालांकि वो वहां पे पेपर के अंदर मिस्टेक करके आ चुके होते हैं, लेकिन उनको इस चीज का अदराक नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो जल्दी से स्टूडेंट्स बॉस्फोरस स्ट्रेट को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। हम अगर देखें तो यहाँ पे एक और कंट्री है जो हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री के तौर पे नजर आती है, वो है जी टर्की। टर्की जो है इसका ये वाला पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ इस्तांबुल है, एक सिटी इसका यूरोप के अंदर है, और बाकी सारे का सारा जो इसका पार्ट है वो एशिया का है। अब ये वाला जो हमें पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे इस्तांबुल, और ये यहाँ पे हमें बाकी रेस्ट ऑफ टर्की टर्की नजर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में एक हमें वाटर बॉडी नजर आती है, एक सी नजर आता है, ठीक है जी। ये हमें एक सी नजर आ रहा है, इस सी का नाम है सी ऑफ मरमरा, ठीक है जी। और इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर ये वाला जो इसका पार्ट है, यहाँ पे एक और इसको हम मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे नहीं कहते, बल्कि मेडिटेरेनियन सी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला जो इसका पार्ट है, ठीक है जी, इसको हम एगियन सी कहते हैं, ठीक है जी। ये वाला जो इसका पार्ट है इसको हम एगियन सी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कहा जाता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है अगर ब्लैक सी जो है सी ऑफ मरमरा के साथ यहाँ पे जो स्ट्रेट बनती है, जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ मिलाती है, इसको हम बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक स्ट्रेट बनती है जो सी ऑफ मरमरा और एगियन सी के दरमियान में है, इस स्ट्रेट को हम डर्ड अनल्स बोलते हैं, ठीक है जी, डर्ड अनल्स। ये डर्ड अनल्स स्ट्रेट मिलाती है एगियन सी को सी ऑफ मरमरा के साथ। आई होप कि आप लोगों को इस टेक्निकल पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। ये मिलाती है सी ऑफ मरमरा को एगियन सी के साथ, और डर्ड अनल्स इस स्ट्रेट का नाम है। लेकिन पेपर के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाने वाली स्ट्रेट का नाम बताएं, तो फिर आपने बॉस्फोरस स्ट्रेट लगाना है कलेक्टिवली। लेकिन अगर आपसे बॉस ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के दरमियान स्ट्रेट पूछा जाए, फिर भी आपने बॉस्फोरस लगाना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेडिटेरेनियन सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कौन सी स्ट्रेट मिलाती है, तो फिर आपने बॉस्फोरस नहीं बल्कि डर्ड एनल स्ट्रेट जो है वो लगाना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी ऑफ मरमरा को एगियन सी के साथ कौन सी स्ट्रेट मिलाती है, तो अगेन आपने डर्ड एनल स्ट्रेट को अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया जी, ये टेक्निकल चीज थी, आप लोगों को जानना जरूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें ब्लैक सी नजर आ रहा है। ब्लैक सी के ऊपर हमें यहाँ पे एक और सी नजर आता है जिसको हम सी ऑफ अजोव कहते हैं। ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी जो है, इनके दरमियान में भी यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट नजर आती है, इस स्ट्रेट को हम कर्व स्ट्रेट कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा से सारी की सारी ऑलमोस्ट स्ट्रेट्स का तस्करा कर चुके हैं। यहाँ पे एक चैनल है जिसको बड़ा फेमस चैनल है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के दरमियान में सिचुएटेड है। यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम है, ये हमें फ्रांस नजर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक स्ट्रेट है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो सेपरेट करती है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। तो इस चैनल को, इस स्ट्रेट को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। पेपर के अंदर मल्टीपल टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम तस्करा करते हैं यहाँ पे कैनाल्स का।
कि कौन कौन सी किनाल जो हैं वो हमने स्ट्रेट्स का तस्करा कर लिया, चैनल्स का, सीज का तस्करा कर लिया, ओशंस का तस्करा कर लिया। किनाल के हवाले से बताता चलूं कि यूरोप के अंदर हमें जो किनाल नजर आती है वो भी बेसिकली वो बेसिकली कनेक्टर्स हैं, दो किनाल्स हमें यहाँ पे नजर आती हैं। इनकी डिटेल्स जो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें नजर आती है यूरोप के नॉर्दर्न साइड में हमें नजर आती है जी केल किनाल। यूरोप के साउथ में हमें नजर आती है स्विस किनाल। वो अभी जो है इस मैप पे आप लोगों को नजर नहीं आएगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जी ये हमें कहाँ पे नजर आएगी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को हम इस केनाल को बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हमने बड़ी सारी और चीज़ों का तज़किरा करना है। वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम यूरोप को जब डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे अगेन हम आ जाते हैं यूरोप के वर्ल्ड मैप के ऊपर। यूरोप को जब हम बात करते हैं, तो यूरोप के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूरोप जो है, ये इटसेल्फ इज़ अ पेनिनसुला। ठीक है जी, ये खुद से एक पेनिनसुला है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर बेशुमार पेनिनसुला हमें नजर आते हैं। कौन कौन से पेनिनसुला हैं उसका हम तज़किरा करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पेनिनसुला। एक पेनिनसुला जो है वो होता क्या है, पेनिनसुला को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि ये एक लैंड बॉडी है, ये एक लैंड मास है, लैंड का टुकड़ा है। ये तीन अतराफ से हमें वाटर बॉडीज के अंदर गिरा हुआ नजर आता है। तीन अतराफ पे हमें वाटर पोर्शंस नजर आते हैं। ठीक है जी, तीन अतराफ पे हमें वाटर पोर्शंस नजर आ रहे हैं। ये एक लैंड का टुकड़ा है, बाकी तीन अतराफ पे हमें वाटर पोर्शंस नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज जो है वो ये देखने इस जो वाटर बॉडी, इस लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी के अंदर गिरा होता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। जो चारों तरफ से गिरा हो उसे हम आइलैंड बोलते हैं, और जो तीन तरफ से गिरा हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो चूंकि यूरोप इटसेल्फ इज अ पेनिनसुला, लेकिन इसके अंदर बेशुमार पेनिनसुला हैं, तो हम उनका तज़किरा करते हैं। ठीक है जी। अब यूरोप के अंदर जो हमें पेनिनसुला नजर आ रहे हैं उनका हम तज़किरा करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि जी यूरोप के अंदर हमें कौन कौन से पेनिनसुला नजर आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर हमें एक पेनिनसुला नजर आता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें एक पेनिनसुला नजर आ रहा है। इसको अगर आप बगौर देखें तो आप लोगों को नजर आएगा कि जी ये तीन तरफ से पानी के अंदर गिरा हुआ है। यहाँ पे हमें बाल्टिक सी नजर आ रहा है, फिर नॉर्थ सी नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे हमें सॉरी नॉर्विंगन सी नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। लेकिन ये एक जगह पे कनेक्ट भी हुआ ये कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्टेड है लैंड बॉडी के साथ, तो इस वजह से एक पेनिनसुला है। इसको हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है अमंग स्टूडेंट्स के जब भी उनसे ये पूछा जाए कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंदर आती हैं, तो वो क्या करते हैं, बता देते हैं नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है जी, ये बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल गलत जवाब है। जो हकीकत है वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है जी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और दूसरा है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के हवाले से मैंने आपको बताया कि तीन कंट्रीज आती हैं मेनली, एक नॉर्वे है, दूसरा स्वीडन है और तीसरा फिनलैंड है। ठीक है जी, ये तीन कंट्रीज हैं, इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। और जहां तक हम तस्करा करते हैं, सॉरी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। और जहां तक बात है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, तो उसके अंदर हम डेनमार्क और एक दूसरी कंट्री जो हमें यहाँ पे मैप के अंदर शो नहीं हो रही, जिसे हम आइसलैंड कहते हैं, वो हमें यहाँ पे मैप के अंदर नहीं आ रही। वो यहाँ पे एक कंट्री सिचुएटेड है जिसको हम आइसलैंड कहते हैं।
ये 3 कंट्रीज जो हैं, ये 5 कंट्रीज जो हैं, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। लेकिन जब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात होगी तो उसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज आती हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों चीजों के अंदर फर्क क्या है। वो फर्क ये है कि ये डेनमार्क अगर आप देखें तो ये ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से, ये बिल्कुल एक अलग पार्ट है। ठीक है जी, ये इसका कनेक्शन नहीं है ज्योग्राफिकली। ठीक है जी, इसका लैंड कनेक्शन नहीं बनता, दरमियान में पानी आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आइसलैंड ये बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जी ये जो डेनमार्क और आइसलैंड है, इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इस वजह से बोलते हैं कि ये जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का कल्चर है, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पे हमें नजर आता है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है हमें जो नजर आता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। इस चूंकि ये कल्चर इनका सेम है इन सारी कंट्रीज का, इस वजह से इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। अदरवाइज ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला डिफरेंट है फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से। डेनमार्क इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, ना ही आइसलैंड कंसीडर किया जाता है। ये हमने बात की है एक पेनिनसुला की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है, यहाँ पे एक पार्ट है, इस सारे पार्ट को हम कलेक्टिवली ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये ब्रिटिश आइल्स को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जब हम यूनाइटेड किंगडम का इसका कंट्री वाइज टूर करेंगे। इसके अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं बेसिकली, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन की टर्म, यूनाइटेड किंगडम की टर्म क्यों इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, कब से इस्तेमाल होना शुरू हुई, ग्रेट ब्रिटेन की टर्म क्या है, ठीक है जी, इंग्लैंड की टर्म क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होती है, इनके अंदर फर्क क्या है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आके। यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं जो आप लोगों को, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है जी, इन दोनों चीजों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। कलेक्टिवली इसको ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम पेनिनसुला का तस्करा कर रहे हैं। यूरोप के अंदर तो हमें जो सेकंड यहाँ पे पेनिनसुला नजर आता है, ये हमें पेनिनसुला नजर आ रहा है। इस पेनिनसुला को हम आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है जी, ये आइबेरियन पेनिनसुला जो है, इसके अंदर 2 कंट्रीज आती हैं, एक स्पेन है और दूसरा पुर्तगाल। ये 2 कंट्रीज हमें नजर आती हैं आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक पेनिनसुला नजर आता है, इसको हम इटालियन पेनिनसुला कहते हैं। ये इटालियन पेनिनसुला जो है, अगर हम इसका तस्करा करें तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये इटालियन पेनिनसुला जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है। लेकिन जब हम इटली की बात करते हैं तो इटली एक कंट्री जो बनती है, उसके अंदर ये सिसिली, इसका एक आइलैंड है, इसकी प्रोविंस है जो सिसिली इटली के अंदर आता है जब हम इटली एज अ कंट्री देखते हैं। लेकिन इटली जब हम एज अ पेनिनसुला देखेंगे तो उसके अंदर ना तो सिसिली आएगा ना सार्डिनिया आएगा, ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे अगेन नजर आता है, ये क्रीमिया का पेनिनसुला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये मेनली पेनिनसुला हैं जिनका हमने तस्करा किया है यूरोप के अंदर। अभी हमने इसकी चूंकि इंटरनल ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर हम मेनली जो चीजें हैं उसका तस्करा करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले यूरोप के अंदर जो इसकी माउंटेन रेंजेस हैं उसका तस्करा करेंगे कि यूरोप के अंदर कौन सी माउंटेन रेंजेस हमें नजर आती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो मैंने आपको पेनिनसुला बताए हैं, इसका अलग से मैप आप लोगों को लिए विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, उसके बाद ये आपको आइबेरियन पेनिनसुला नजर आ रहा है, इटालियन पेनिनसुला, ये बाल्कन पेनिनसुला बताना भूल गया, ये हमें नजर आ रहा है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है। ये सारे पेनिनसुला का मैप है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, फिर उसके बाद हम तज़किरा कर कर रहे हैं यूरोप के अंदर, यूरोप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब माउंटेन रेंजेस के हवाले से हम बात करेंगे यूरोप के। तो जब हम माउंटेन रेंजेस के हवाले से बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी, वैसे तो मल्टीपल माउंटेन रेंजेस हमें किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर नज़र आती हैं, लेकिन हमने बात करनी है जो मेजर माउंटेन रेंजेस होती हैं उसकी। उसके अंदर हमें जो है वो नजर आती है जो मेन माउंटेन रेंज, उसे एल्प्स माउंटेन रेंज कहते हैं। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है यहाँ पे फ्रांस ने, फ्रांस के साउथ ईस्ट साइड पे स्टार्ट होती है और ये आगे बढ़ती है किस तरह से कि जी ये जर्मनी, आगे उसके बाद चेक रिपब्लिक, उसके बाद स्लोवाकिया, यहाँ पे दरमियान में आ जाती है स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया, ठीक है जी, हंगरी, फिर उसके बाद ये नीचे इटली, ठीक है जी। ये इस तरीके से यूरोप के अंदर हमें फैलती हुई नजर आती है। ये एल्प्स माउंटेन रेंज जो है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हमें यहाँ पे फ्रांस के अंदर ही नजर आती है, जिसको हम माउंट ब्लैंक कहते हैं। माउंट ब्लैंक जो है इसकी हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन रेंज की, ठीक है जी। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, जो हमें यूरोप के अंदर ही नजर आती है। इसकी अगर हम हाइट का की बात करें तो वो है 4808 मीटर्स, ये इसकी हमें हाइट नजर आती है माउंट ब्लैंक की। अच्छा, ये मैंने बता दिया एल्प्स माउंटेन रेंज को। जब हम आगे चल के कंट्री वाइज टूर करेंगे, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, स्विट्जरलैंड का, तो उसके अंदर हम ऑस्ट्रिया का, उसके अंदर मैं आपको इसके इंडिविजुअल मैप्स जो हैं वो दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी आप लोग देख सकेंगे। हम इसकी ज्योग्राफी को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें एल्प्स माउंटेन रेंज इन सारी कंट्रीज के अंदर फैला हुआ नजर आता है। अच्छा, ये माउंट ब्लैंक मैंने आप लोगों को बता दिया, ये एल्प्स माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है कि पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है कि यूरोप की हाईएस्ट पीक बताएं, तो यूरोप की हाईएस्ट पीक जो है वो स्टूडेंट माउंट ब्लैंक अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जिनको इस चीज का पता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। ये जो यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एल्प्स माउंटेन रेंज जो हमें यहाँ पे नजर आती है, ये एल्प्स माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है वो मैंने आपको बताया, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जी कौन सी है। वो यहाँ पे हमने तस्करा किया था जी इस पार्ट के ऊपर, काउकासस माउंटेन रेंज का। काउकासस माउंटेन रेंज की पहाड़ी है जिसका नाम है जी एल्ब्रस। ये एल्ब्रस पीक जो है ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, ठीक है जी। इसको यूरोप की हाईएस्ट पीक कहा जाता है, ना कि माउंट ब्लैंक को। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो फिर उसके बाद हम इसकी एक और हमें माउंटेन रेंज नजर आती है जो यहाँ पे सिचुएटेड है बिटवीन फ्रांस और स्पेन। इसको हम पायरेनीज कहते हैं। ये पायरेनीज माउंटेन रेंज है जो हमें नजर आती है फ्रांस और स्पेन के दरमियान में। अच्छा जी, हमने इसके माउंटेन्स का तस्करा कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे यूरोप के अंदर जो इसके रिवर्स हैं उसके हवाले से अगर बात करें, तो रिवर्स के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूरोप के दो रिवर्स का हम तस्करा करेंगे, और बाकी इसके जो माइनर रिवर्स हैं उसको हम कंट्रीज के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री का कौन सा मेन रिवर है। फॉर एग्जांपल यूके को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके सारे दरियाओं को डिस्कस करेंगे, फ्रांस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके सारे रिवर्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम यूरोप के बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूरोप के जो सबसे बड़ा दरिया है जिसको हम वोल्गा रिवर कहते हैं, ये बेसिकली कुछ इस तरह से उस मैप के अंदर हमें नजर नहीं आ रहा था। इस मैप पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये वेल्डाई प्लेटूज हैं रशिया के नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, ठीक है जी। और इस रिवर को हम वोल्गा रिवर कहते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है। इसका ये सारे का सारा रशिया के अंदर सिचुएटेड है और जाके कैस्पियन सी के अंदर गिरता है। ये मैंने बताया कि वेल्डाई प्लेटूज है, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। इस रिवर का नाम वोल्गा रिवर है और ये जाके कैस्पियन सी के अंदर गिरता है। ठीक हो गया जी।
सेकंड जो हमें रिवर नजर आता है वो है जी यहाँ पे जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है, वहां से ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे जंगलात हैं, बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे माउंटेन रेंज का नाम है। ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, साउथ वेस्ट में ये सिचुएटेड है। यहाँ से स्टार्ट होता है और जाके यहाँ पे ब्लैक सी के अंदर गिरता है। इसको हम डन्यूब रिवर कहते हैं। ये डन्यूब रिवर जो है ये यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे बड़ा दरिया वोल्गा रिवर मैंने आपको बताया, और सेकंड मैंने आप लोगों को आपको बता दिया कि डन्यूब रिवर जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से स्टार्ट होता है और ब्लैक सी के अंदर जाके गिरता है। ये दो रिवर्स हैं, इनको भी मैं आप लोगों को मैप के ऊपर अगर शो करवा सकूं, आप लोग इसको देख सके मैप के ऊपर अपने, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। लेट मी शो यू। ये सारे के सारे रिवर्स हैं, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, वोल्गा रिवर को, ये डन्यूब रिवर है। ये बाकी जितने रिवर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटरनल टूर कर रहे होंगे कंट्री वाइज। ये माउंटेन रेंजेस का मैप है जी, यहाँ पे आप लोग इसकी माउंटेन रेंजेस देख सकते हैं। ये एल्प्स माउंटेन रेंज आपको नजर आ रही है, कॉकसस माउंटेन रेंज नजर आ रही है, यूराल माउंटेन रेंज आप लोगों को नजर आ रही है, पायरेनीज आप लोगों को नजर आ रही है। ये मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। इसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस आपको लाइटली नजर आ रही हैं उनको हम कंट्रीज वाइज डिस्कस करेंगे जब हम किसी कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं होंगे। ये आप लोगों को नजर आ रहा है जी डन्यूब रिवर और वोल्गा रिवर, ये दोनों मेजर रिवर्स हैं यूरोप के, ये दोनों हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, लास्टली हम जो है वो यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं, तो यूरोप के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूरोप जो है इसकी अगर हम बात करें सबसे बड़ी कंट्री के हवाले से कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे बड़ी है, तो हम दो बुनियादों पे इसकी बात करते हैं, एक टेरिटरी की बुनियाद पे और दूसरा पॉपुलेशन की बुनियाद पे। जब हम टेरिटरी की बुनियाद पे बात करते हैं तो टेरिटरी की बुनियाद पे रशिया जो है वो हमें सबसे बड़ी कंट्री नजर आती है, ठीक है जी। और अगर हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे बात करते हैं तो जर्मनी जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा जी, हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का तस्करा कर रहे थे, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते चले। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम कंट्री वाइज टूर जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हवाले से। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को डिस्कस करेंगे पहले, और उसके अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का तस्करा करेंगे। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पेनिनसुला का तस्करा करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो खिता है, ये सारे का सारा खिता, चूंकि मैंने बताया कि इनका कल्चर सेम रहा है, तो ये ऑलमोस्ट सेम कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, नॉर्वे की, नॉर्वे की, स्वीडन की, फिनलैंड की, इसकी सारी डिटेल में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नॉर्वे जो है ये अपना एक कल्चर की वजह से फेमस था। नॉर्वे और स्वीडन जो है हिस्टोरिकली इनकी ज्यादा चूंकि जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है, तो इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फिनलैंड एंड डेनमार्क। और यहाँ पे कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ पे कल्चर था जी वाइकिंग का। वाइकिंग अब क्या होती है, वाइकिंग ये होती है कि यहाँ पे नॉर्वे के अंदर ये लोग जो हैं वो रेड करते थे टूवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट, और यहाँ पे रेड करने के बाद क्या करते थे, वहां से लूट मार के जो माल लेके आते थे वापस आके उसका ही ये सारा अपना निजाम जिंदगी चलाते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये लूट मार क्यों करते थे। ये लूट मार करने की वजह जो थी, ये जो लूट खसूट करने के लिए ये इतने बड़े वाटर पोर्शंस को क्रॉस करके जाते थे, इसको हम वाइकिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये इनका जो निजाम जिंदगी है वो वाइकिंग क्यों था, इनका कल्चर जो है वो वाइकिंग इस वजह से था। इसकी कुछ वजूहत हैं। नंबर वन, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो
यहाँ की जो आप देखें इसकी ज्योग्राफी इसका मेन फैक्टर है कि ये नॉर्थ पोल के बड़े नज़दीक है, और नॉर्थ पोल के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं वो बड़ी बड़ी ज़्यादा सीवियर होती हैं, और बड़ी सीवियर वेदर कंडीशंस के अंदर आप ना तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, ना आप जो है वो कोई और मेनली एक्टिविटी जो हम हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर जो है वो नज़र आती थी, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आती, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ पे वो वाली एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड हम रीजन देखें तो सेकंड रीजन ये है, चूंकि इनकी एक्टिविटीज जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं थी और इनको वाटर पोर्शन बहुत ज्यादा लगता है, तो इस वजह से ये लोग जो हैं वो कश्तीबानी के अंदर बड़े एक्सपर्ट थे। ठीक है जी, कश्तियां बनाते थे और फिर उसके बाद ये समुंदर के अंदर कश्तियां दौड़ाते और ये सारे काम ये करते थे। तो इनके इन्होंने मतलब काफी पहले ही कंपास भी इन्वेंट कर चुके थे, जो इनको हेल्प आउट करता था कि इन्होंने किस दिशा के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर इन्होंने मूव करना है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये लोग जो है वेस्टवर्ड रेड करते थे। इस कल्चर को वाइकिंग बोला जाता है, और ये जो वाइकिंग है इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को मूवीज भी मिल जाएंगी कुछ। एक वाइकिंग के नाम से टीवी सीरीज भी है जो अवेलेबल है, आप लोग जो है वो उसका सिंपल ट्रेलर देख के भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। आप लोग उसको देख सकते हैं। आई थिंक के टाइम जो है वो हो गया है। मेरा तो ये ख्याल था कि हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम जो है वो